देश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में हूँ। यहाँ पर एक छोटे से गांव से निकले ट्राइबल जिला किन्नौर से संबंध रखने वाले डॉक्टर पीसी नेगी जी आज सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। देश के टॉप मेडिकल जो संस्थान एम्स है, वहाँ से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद उन्होंने अपनी माटी से प्रेम रखा और वापस शिमला लौट आए और यहाँ पर उन्होंने जो इन्फेंट कंडीशन में तब डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट को बुलंदियों तक पहुँचाया। कैसे क्या उनका अनुभव रहे, किस तरह से उन्होंने अपने जो सपने थे साकार किए और उनके जो मंजिल तक पाने में क्या-क्या कठिनाइयाँ आई, किस तरह से उन्होंने इस डिपार्टमेंट को इस बुलंदियों तक पहुंचाया, आज हम उनसे जानते हैं। इस खास मौके पर आज सेवानिवृत्ति होने जा रही है उनकी और वो नई पारी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और अब वो कहाँ आपको मिलेंगे, इसके लिए मैं आपसे उनके साथ रूबरू होती हूँ। नमस्कार सर, आईबेक्स न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप एक छोटे से गांव से संबंध रखते हो और सरकारी स्कूल प्राइमरी स्कूल निचार से आपने प्राइमरी शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद आप 10वीं पास भी आप वहीं से हुए। आपके पेरेंट्स की क्या उम्मीदें थी और आप तब क्या सोचते थे कि मैं एक डॉक्टर बन पाऊँगा, या मतलब आपने कब ये ठाना? मेरी जैसे आपने बताया कि प्राइमरी जो एजुकेशन है मेरे गांव कंडा गांव से हुआ था। उसके बाद जो हाई स्कूल है मैंने निचार गवर्नमेंट हाई स्कूल निचार से किया था। मेडिसिन में ज्वाइन करने का जो एक इंस्पिरेशन का हो या मोटिवेशन का हो, मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है। कोई ऐसा नहीं था कि मैंने डॉक्टर बनना है, बट ये था कि भाई 10th के बाद उस ज़माने में साइंस एक मेजर प्रेफर्ड स्ट्रीम होता था। साइंस में आप प्री इंजीनियरिंग करो या प्री मेडिकल करो, तो मैंने प्री मेडिकल ऑप्ट किया था। थोड़ा मुझे बायोलॉजी अच्छी लगती थी और घर में कुछ ऐसे इंसिडेंसेस भी हुए थे जो डेथ्स हुई बिना मेडिकल एड्स के जी। वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कारण रहा होगा कि अगर ये हेल्थ केयर सर्विसेज अगर कोई जानकार अगर उस समय अवेलेबल होता तो शायद प्रोबेबली बचा सकते थे। तो ये भी एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कारण रहा है उस समय। तो मैंने डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ से प्री मेडिकल करने के बाद फिर मैंने एम्स का जो एंट्रेंस टेस्ट होता था वो दिया था। मेरी सिलेक्शन हुई, फिर मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट किया। वहाँ लगभग 11 साल रहा मैं। मेरी सारी जो मेडिकल एजुकेशन है, MBBS है, MD इंटरनल मेडिसिन है, DM कार्डियोलॉजी है, वहाँ पे मैंने कंप्लीट करी। तो 1990 में मैंने IGMC शिमला में ज्वाइन किया था। यहाँ मैं खास करके लेट डॉक्टर GC नेगी को याद करना चाहूँगा, जिन्होंने उस समय यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट निकला था। मुझे तो पता नहीं था कि एम्स के अंदर हिमाचल के अंदर IGMC में कोई पोस्टें खाली हुई है। तो वो खुद एडवर्टाइजमेंट पेपर ले करके दिल्ली मेरे हॉस्टल में आए और अपने बेटे नंद किशोर नेगी जी के साथ, और उन्होंने कहा कि आप इसको अप्लाई करो, पोस्ट खाली हुआ है, आपको ज्वाइन करना है हिमाचल में। जी। तो मैंने इस तरह से अप्लाई करी, फिर इंटरव्यू हुए, सिलेक्शन हुई, मैंने IGMC ज्वाइन किया। जी। तो मेरी शुरुआती जो मेरा जो सफ़र रहा वो बहुत ही डिपार्टमेंट के नाम पे हार्डली कुछ भी नहीं था। यहाँ पे TMT मशीन होती थी उस टाइम और लिमिटेड से हमारे बेड्स होते थे, हमारे 2 ही डॉक्टर्स होते थे। इस स्टाफ के साथ हमने जर्नी शुरू करी और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स की सपोर्ट से, खासकर मैं यहाँ याद करना चाहूँगा हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर श्री शांता कुमार जी का, और जिन्होंने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया बजट प्रोवाइड करके। और तभी हम शुरुआती दौर पे जो इमीडिएटली हमें चाहिए थे कुछ इक्विपमेंट, जैसे इको मशीन्स वगैरह होते हैं, CCU मॉनिटर्स होते हैं, एक एक्सरे मशीन होता है जिससे हम पेसमेकर्स लगाते हैं, उस तरह की आइटम्स जो 10-11 आइटम्स थी, उन्होंने उसके लिए बजट की सपोर्ट दिया, बजट सेंक्शन करी, हमने इक्विपमेंट खरीदे, फिर काम स्टार्ट हुई। जी। फिर नेक्स्ट स्टेज पे हमारा था कि जो मेजर आइटम होता है कैथ लैब, एंजियोग्राफी मशीन वगैरह कहते हैं, जो ये करोड़ों का अमाउंट का मशीन थी। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने पैसे नहीं थे। तो यहाँ पे जो हमारे उस समय पे जो गवर्नर होते थे श्री लेट सुधाकर राव नायक जी, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से बजट दिलाया और फिर हम ये एंजियो मशीन इंस्टॉल कर पाए। फिर हमारा डिपार्टमेंट रीजनेबली काफ़ी स्ट्रेंथन हो चुका था, पोस्टें क्रिएट हो गए थे और हमने जो कार्डियोलॉजी हार्ट के जो मरीज़ों के लिए जो बेसिक सुविधाएं हैं वो हम जुटा पाए। मैं आपको यहाँ और एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, आपने बतौर कार्डियोलॉजिस्ट बनना ही क्यों चुना ज़िंदगी में? क्योंकि और भी बहुत फील्ड्स हैं और आपने इसमें बहुत अच्छा नाम भी कमाया। आप देश में जाने माने डॉक्टर की फहरिस्त में आते हैं, टॉप श्रेणी में हो। तो आपको कब स्ट्राइक हुआ कि मुझे कार्डियोलॉजिस्ट ही बनना है? यहाँ पे मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने टीचरों की। हाँ जी। जो
एम्स में जब हम पढ़ते थे, थर्ड प्रोफेशनल एक हमारा होता है कि सेकंड ईयर में, जी, जहाँ मरीज़ देखने के लिए हमें सिखाया जाता है, वार्डों में हमारी पोस्टिंग होती थी। जी, तो वहाँ डॉक्टर जेएस बजाज होते थे, जी, जो बाद में प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी बने थे। जी, और उनके यूनिट में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और उन्होंने हमें कुछ एक हार्ट के मरीज़ को, जैसे हम देखते हैं स्टेथोस्कोप से जी, सुनते हैं, जी, तो उसमें कुछ हार्ट के मरमर सुनाई देते हैं। हुँ, तो हमारा 5 लोगों का एक बैच होता था। जी, हमारे साथ 3 लड़कियाँ, 2 लड़के होते थे हम। तो सबको सुनाया डॉक्टर साहब ने। तो जो भी फाइंडिंग्स थी मेरी करेक्ट थी। और उन्हें एक जो एनकरेजमेंट दी, वर्ड ऑफ एनकरेजमेंट, जी, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक इम्पेटस साबित हुआ। क्योंकि डॉक्टर बजाज ऐसे थे कि चाहे आप जितना मर्जी अच्छा करो, कभी शाबाशी नहीं मिलती थी। जी, तो जो मुझे शाबाशी मिली तो मैं इतना इंस्पायर हुआ, तो मैं प्रैक्टिकली कार्डियोलॉजी के लिए फिदाई हो गया। जो अच्छा, हम डीएम कार्डियोलॉजी में बुक पढ़ते हैं, जी, ऐसे बुक्स मैंने थर्ड प्रोफेशनल में पढ़ना शुरू किया। अच्छा, तो मेरे क्लास में भी जितने भी लोग होते थे, कभी भी कोई हार्ट का कोई पेशेंट हो तो मुझे ले जाते थे कि यहाँ इसको ले जाते हैं, इसको समझ आता है कि सुनाई देता है इसको स्टेथोस्कोप से। हाँ। इस तरह से मेरी इंटरेस्ट डेवलप हुआ था। अदरवाइज़ आप कुछ और किसी फ़ील्ड में जाना चाह रहे थे? उससे पहले मुझे कोई ये नहीं था, जब हमने एमबीबीएस ज्वाइन किया था, कि जी। मुझे क्या बनना है, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, ये यूथ के लिए भी एक है कि जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट जगे, हाँ, वही फ़ील्ड चुनो। वही। अच्छा, मैं आपसे और जानना चाहूँगी, आपकी बेस्ट मोमेंट क्या है रही लाइफ़ की, जो एज़ अ प्रोफ़ेशनल आप हमसे शेयर करना चाहें? सबसे बेस्ट मोमेंट तो मैं ये कहूँगा कि भाई कार्डियोलॉजी हिमाचल के अंदर डेवलप हो गई। जी, और हिमाचल के जो हार्ट के मरीज़ों के लिए, उसके लिए जो भी हमें जो डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो भी मोडेलिटीज़ चाहिए होती है, आज के टाइम पे हमारे पास सब कुछ है। ये चीज़ है जब एस्टेब्लिश होती है, आप सब हार्ट के मरीज़ों को यहीं ट्रीट कर पाते हैं, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मुझे लगता है अपने आप में बहुत बड़ी एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन होती है, जी, सबसे बड़ी अचीवमेंट्स है। जी, तो मैं यही कहूँगा कि मैंने यहाँ आकर के मेरा जो सपना समझ लो, जब मैं आया था, जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब शॉर्ट टाइम पे इस लेवल पे हम अचीव कर पाएंगे। जी, बट ये सभी लोगों के सपोर्ट की वजह से, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो सीनियर्स हैं उनके सपोर्ट से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से जी। हम लोग ये कर पाए। मैं बड़ा अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि हम लोग ये चीज़ें कर पाए। फ्यूचर जनरेशन के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ते रहें, या किस तरह से अपने प्रोफेशन को इस कदर मुकाम तक पहुंचाएं और इस तरह से जुड़े रहें? आप उनको क्या संदेश इस मौके पर देना चाहेंगे? आपने 3 दशकों तक बेहतर कार्डियोलॉजिस्ट भूमिका निभाई, और बतौर आप कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आए, आपने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क किया। तो आप क्या संदेश देंगे सर इस मौके पर? जो डॉक्टर्स अपना एजुकेशन अभी रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि मतलब जो भी आप पढ़ाई करो, पैशन से करें, इंटरेस्ट से करें, ज़बरदस्ती वाला नहीं कीजिए। आप जो भी फील्ड चूज़ करते हैं एमबीबीएस के बाद, आपको जो अच्छा लगता है उसको चुनो। उस पे आपको डीप स्टडी करने की ज़रूरत है, फोकस स्टडी करने की ज़रूरत है। जो जी। भी आपके वार्ड्स में क्लिनिकल बेडसाइड मेडिसिन कहते हैं हम लोग, जो क्लिनिकल मेडिसिन सीखते हैं, जी, उसमें जो भी आपको मौका मिलता है उसको अच्छे से सीखें और प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी डेवलप करने की कोशिश करें। जी, ये तभी आएगी जब आपका इन डेप्थ स्टडी नॉलेज होगा, जी, उसको आप सीख के प्रैक्टिस करेंगे, तभी कॉम्पिटेंसी आती है। जी, तो ये बहुत बड़ी ज़रूरी है। जो लोग ऑलरेडी फैकल्टी पोजीशन पे है, आईजीएमसी में हो या किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में हो, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। जी, पेशेंस रखना ज़रूरी है। गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर चीज़ें बड़े स्लो पेस से मूव करती है। अच्छा, लेकिन ये है कि अगर आपका विजन, आपका एम, ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर हो जी, और आपको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, सिंसियरली आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो मैंने अभी तक मेरे एक्सपीरियंस से यही सीखा है कि लोग आपसे जुड़ते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आप चीज़ हासिल कर सकते हैं। हिमाचल के संदर्भ में तो मैं यही कहूँगा कि लोग सिंसियरिटी को देखते हैं, ऑनेस्टी को देखते हैं। जी, अगर कोई आदमी बिना सेल्फलेस मोटिव से कोई काम करता है, तो लोग जो भी कंसर्न स्टेक होल्डर्स होते हैं जी, कॉलेज में, एडमिनिस्ट्रेशन में, आपको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आप ज़रूर इस पे सफल हो सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जी। जब हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, नई बुलंदियों को छूते हैं, तो इसके साथ-साथ कुछ अच्छे पल तो रहते ही रहते हैं, कुछ कड़वे अनुभव भी रहते हैं। अगर कुछ ऐसा हो लाइफ़ में आप शेयर करना चाहें, जिससे बच्चों को भी सीख मिले, जो इस फ़ील्ड में आना चाह रहे हैं, कुछ अगर आप हमसे शेयर करें आईबीएक्स न्यूज़ के साथ सर? देखो, आपका बेसिकली हर बार सब चीज़ें स्मूथ चलती है, सब चीज़ अच्छे से चलती है, ऐसा तो नहीं होता। जी, लेकिन ऐसा है कि इसमें कई बार अप्स एंड डाउन्स होते हैं।
जी तो आपको बेसिकली फोकस हो करके अपना मतलब जो ऑब्जेक्टिव है उसे डिबेट होने की जरूरत नहीं है। जी हर वक्त एक जैसा नहीं होता है। जी कई बार अच्छे दिन भी आते हैं, कई बार बुरे दिन भी आते हैं। जी समय एक बहुत बड़ी एक चीज़ है कि जो आपका समय के साथ चीज़ें ज़रूर अ, सुधर जाती है, हालात इम्प्रूव हो जाते हैं अगर आपका जो ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल वो हो, आपको जो चीज़ करनी है वो क्लियर हो, जी आपको कैसा करना है उसके बारे में आपको क्लैरिटी हो, जी तो ये सब हो जाता है। बट ये है कि आपको डिस्करेज होने की ज़रूरत नहीं है। आपने 34 साल तक आईजीएमसी में सेवाएं दी और विभिन्न सरकारें इस दौरान यहाँ पर रही। जो राजनेताओं और जो सरकार के उच्च ओहदों पर जो बैठे लोग हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंध रहे हैं। तो मेडिकल प्रोफेशन को उठाने में कौन सी सरकार या कौन से जो राजनेता रहे हैं उन्होंने अच्छा काम किया और मेडिकल प्रोफेशंस को अपलिफ्ट किया स्टेट में? आप क्या मानते हैं सर? आपकी पर्सनल राय क्या रही सर? मैं जैसे मैंने यहाँ पर भी बताया था कि जो जिन लोगों ने साथ दिया था उसमें सबसे प्रथम में हमारी जो फॉरवर्ड चीफ मिनिस्टर है शांता कुमार जी, उनको मैं याद करना चाहूँगा। जी और साथ साथ जो है सक्सेसफुल गवर्नमेंट में जितने भी रहे आपके जो जी कांग्रेस के टाइम के राजा वीरभद्र सिंह जी रहे, उनका बहुत सपोर्ट था। जी और एक हमारे गवर्नर वाटरराव नायक जी जी, जी उन्होंने काफ़ी मदद करी थी हमें बजट सेंट्रल गवर्नमेंट से दिलाने में, ताकि हम जो बहुत ही एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स की जो ज़रूरत पड़ती है कार्डियोलॉजी में जी उनको खरीदने के लिए, जी तो इन सब का साथ रहने की वजह से हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। उन सब का मैं उनको याद करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, जिसकी वजह से हम आज मैं ये बोस्ट कर सकता हूँ कि हम ये कर पाए। सर बीच-बीच में खबरें भी आती रही कि आपको बहुत बारी एडमिनिस्ट्रेटिव हाईली पोस्ट भी मिली हैं। आपने कई लोग उसके लिए बहुत लालायित रहते हैं, होड़ रहती हैं। आपने इन पोस्ट को ठुकराया, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब को आपने नहीं चुना, आप अपने प्रोफेशन में लगातार आगे बढ़ते रहे। क्या कारण रहे सर कि आपने उच्च ओहदों को नहीं लिया? मैंने देखा है कि जो सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका जो डिसीजन मेकिंग जो पावर्स है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप नहीं कर पाएंगे, चाहे आप डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन हो, चाहे प्रिंसिपल हो, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग आपका हायर ब्यूरोक्रेसी में हो या पॉलिटिकल लेवल पे होती है। जी, जहाँ पे टेक्निकल जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उनकी राय जनरली दिया नहीं जाता है। जी, तो मैंने ये देखा है कि आप पेपर वर्क ज़्यादा करते हैं जी। बजाय कि आप पब्लिक यूटिलिटी के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए। अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद मुझे ये चीज़ें ठीक नहीं है। अपना जो बाकी का वक्त बचा है उसको यूटिलाइज़ करूँ अपने हार्ट के मरीज़ों के संबंधित रिसर्च के थ्रू, जी। पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन के थ्रू, ताकि उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पड़े। और कार्डियोलॉजी की बीमारी की जो पकड़ के लिए आप राज्य सरकारों से क्या उम्मीद रखते हैं कि उनको क्या कदम उठाने चाहिए और वो किस लेवल से जल्दी जो फास्ट स्टेप्स उठाएं? सरकारें मतलब क्या करें इस बारे में? क्योंकि दिल रोग आज बहुत बड़ी समस्या उभर कर है पूरे देश में, दुनिया में और हिमाचल में भी जैसे पहाड़ी राज्य हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं कि सरकारें क्या स्टेप्स लें सर? देखो आज के दौर के जो मेजर कारण है आपकी बीमारियों का वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जी, जैसे आपके हार्ट की बीमारियां हैं, कैंसर की बीमारियां हैं, स्ट्रोक वगैरह है, लंग्स की प्रॉब्लम और एक्सीडेंट्स है। तो ये सारी जो चीज़ें बेसिकली आपके लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं जो प्रिवेंटेबल कॉजेज हैं। जी, अगर आपको इन बीमारियों पे कंट्रोल पाना है तो पब्लिक को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको पब्लिक को एजुकेट करने के साथ साथ आपको हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने की बड़ी ज़रूरत है प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर, जी, जहाँ पे जो हाई रिस्क मरीज़ होते हैं जी, उनकी पहचान कर पाएँ, उनको गाइड कर पाएँ, उनकी जो रिस्क है उसको कम कर पाएँ, ताकि हम जो मेजर प्रॉब्लम है जैसे आपके हार्ट अटैक्स वगैरह है, स्ट्रोक है, कैंसर है, उनको हम रोक पाएँ। जी, तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर सिस्टम होना बड़ा ज़रूरी है। जी, और इसके लिए आपको गवर्नमेंट को चाहिए कि बजट की एलोकेशन बढ़ाया जाए, क्योंकि एट प्रेजेंट जो आपका हेल्थ पे जो बजट होता है लेस देन 2% ऑफ टोटल जीडीपी है। अच्छा, अगर आपकी बजटरी प्रोविजन कम होगी तो नेचुरली आपके पास मैन पावर की कमी रहेगी, जी सर, ट्रेन मैन पावर की कमी रहेगी, बिल्कुल, रेफरल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन को आप स्टैंडर्ड नहीं कर पाओगे, आपको डायग्नोस्टिक्स चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेन मैन पावर चाहिए, मेडिसिन चाहिए हैं। जी, ये जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है इनको ट्रीट करने के लिए आपको दवाइयाँ लाइफ लॉन्ग खानी पड़ती है। अच्छा सर, तो इसमें जनरली कई लोग अफोर्डिंग नहीं है, अच्छा, जो लोग अफोर्ड नहीं करते तो दवाइयाँ बंद कर लेते हैं, अच्छा तो सर, इसलिए वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है, डिसेबिलिटीज हो जाती है। तो शुरू में अगर गवर्नमेंट सिंसियरली इस चीज़ को अगर एड्रेस करना चाहती है तो मैं समझता हूँ कि
बजटरी प्रोविज़न जो आपका है हेल्थ सेक्टर के अंदर उसको बढ़ाया जाए और दवाइयों को मुफ्त में अवेलेबल किया जाए, एक्चुअली जो अफोर्डिंग नहीं करते, मुफ्त में दवाइयों को हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जी जिसमें रिम्बर्समेंट का वो नहीं है, जी ताकि लोग दवाइयों के ज़रिए अपने हेल्थ को सुधार सकें और कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। जी सर। तो ये मेरी सजेशन रहेगी। अपने कार्यकाल के दौरान आप जो एनजीओज़ हैं, मेडिकल एनजीओज़, उनके साथ भी आप जुड़े रहे। आपने इन 3 दशकों में ऐसा क्या ट्रेंड देखा बीमारियों का जो अब प्रदेश में उभर रहा है और उनको जीवन में किस तरह का बदलाव होना चाहिए और क्या इंटरवेंशंस होनी चाहिए? क्योंकि आप डायरेक्टली हार्डर एरिया वहाँ स्पीति में, किन्नौर में, बड़ा बंगाल, छोटा बंगाल, ऊपर डोडा क्वार, इन सब ज़िलों में आप गए, तो आपको कैसा अनुभव रहा आपका कि क्या ट्रेंड उभर कर आ रहा है लोगों में? जो डिजीज़ का जो पैटर्न है पिछले 3 दशकों में काफ़ी चेंज हुआ है, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो कहीं न कहीं आपके आर्थिक स्थिति पे निर्भर करता है। इन जनरल लोगों की, चाहे गाँव के संदर्भ में हो, शहरों में जो लोग रहते हो, जी लोगों की जीवन स्तर सुधरा है। जी तो इसलिए आपकी जो दिनचर्या वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। जी आपका डाइट में चेंजेस आ गए हैं और आपकी फिजिकल इनएक्टिविटी बढ़ गई है, जी इससे मोटापा आ गया है। तो ये सारे मोटापा एक मेजर कारण हो जाता है। आपके कैंसर वाले जैसी बीमारियों का कारण भी मोटापा है, हार्ट की बीमारियों का कारण मोटापा है। तो ये पैटर्न ग्रेजुअली इमर्ज हो रहा है। तभी ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ मैंने कहा है कि एक कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ है। पहले होते थे लोग मालन्यूट्रिशन से डेथ होती थी, अच्छा आपके इन्फेक्शन से डेथ होती थी। जी इसका सर। कारण है कि पावर्टी, जी कि पावर्टी के चलते मालन्यूट्रिशन, पावर्टी के चलते आपकी जो हाइजीनिक कंडीशन है वो अफेक्टेड रहता है। लोग एक ही कमरे में कई सारे लोग रहते हैं, जी ओवर सर। क्राउडिंग है, अनहाइजीन है, जी हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। जी तो ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर है जिससे आपका इन्फेक्शस डिजीज़ बढ़ते हैं और इसकी वजह से मौत हो जाती है। जनरली इन्फेक्शस डिजीज़ से जो डेथ होती थी अर्ली चाइल्डहुड, एडोलेसेंट उस एज ग्रुप में ज़्यादा हो जाता है। अब इन वजह से जो मौतें कम हो गई है, लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेस कॉमन हो गई है। तो ये प्रोफाइल में जो आपका जो डिजीज़ पैटर्न जो चेंज हुआ है, ये बड़ा ऑब्वियस सा है पिछले 20-30 सालों में हम देखते हैं। जी, मैं आपको लास्ट क्वेश्चन दूंगी। हिमाचल प्रदेश के चिकित्सकों के लिए बतौर कार्डियोलॉजिस्ट आप उनको क्या संदेश दोगे और उन्हें किस तरह की दिनचर्या अपनानी चाहिए, क्योंकि दिन भर उनका हेक्टिक और स्ट्रेस में बीतता है। आप उनके लिए क्या संदेश देते हैं, क्योंकि आपके कलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, चिकित्सकों का जो टाइम पीरियड रहता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहता है सर। आप उनको क्या राय देते हैं सर? देखो, हेल्थ प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको ऑड आवर्स में भी आपको सर्विसेज देनी पड़ती है। आपको नींद से उठ करके कॉल अटेंड करना पड़ता है, पूरे रात आप काम करते हो, नेक्स्ट मॉर्निंग भी आपको जाना पड़ता है, कई सारे असाइनमेंट्स होते हैं। तो डेफिनेटली ये जॉब स्ट्रेसफुल है, लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अपने फैमिली के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने डाइट के बारे में ख्याल रखें और थोड़ा बहुत जो एक्सरसाइज है वो भी बड़ी ज़रूरी है, ताकि आपका जो वेट है नियंत्रित रह सके। और एक्सरसाइज एक माध्यम है जिससे आपका स्ट्रेस भी कम हो सकता है जी। और आपका प्रोफेशन में भी आपको कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्व रहना है, लेटेस्ट जो डेवलपमेंट से उसके प्रति आपको अपडेट रहना है, ताकि आप लोगों को दुनिया के साथ चल पाएँ और इसका अल्टीमेटली लाभ पेशेंट को मिले। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अब आप कहाँ मिलोगे? आपने सैकड़ों लोगों के दिलों की धड़कनों को जो थमने वाली थी उनको अच्छा मरहम लगाया, अब लोग आपको ढूंढेंगे। अब आप नेक्स्ट पारी की शुरुआत कहाँ करोगे सर? मैं शिमला में रहूँगा जी। और फिलहाल मैंने ये सोचा है कि संजौली के अंदर एक क्लिनिक है जी जिसमें हमारी 3 स्पेशलिटी होगी जी और कार्डियोलॉजी होगा, ऑर्थोपेडिक्स होगा, फिजियोथेरेपी होगा और ईएनटी होगा। ये संजौली तो में ये कहाँ सर? चौक के साथ ही है, इसका नाम हमने रखा है मल्टी स्पेशलिटी शिमला मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। जी तो ये 15 तारीख को इनाग्रेशन होगी इसकी अच्छा सर। और जो भी आ सके इसमें ज़रूर शिरकत करें। जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर नई पारी के लिए और थैंक्स हमारे IBEX न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सर। थैंक यू। मैं आपके साथ फिर जुड़ूंगी दर्शकों नई अपडेट के साथ। थैंक यू। थैंक यू सर। घर में वेट कर रहे हैं। हाँ।